हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। उसमें आज बात करेंगे हर्षवर्धन शासनकाल के बारे में। हर्षवर्धन शासनकाल क्या था और इनके वंशों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। दोस्तों, हर्षवर्धन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हर्षवर्धन 590 से 647 ईस्वी में प्राचीन भारत में एक राजा था जिसने उत्तरी भारत में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया था। वह हिंदू सम्राट था जिसने पंजाब छोड़कर से समस्त उत्तरी भारत को राज किया। शशांक की मृत्यु के उपरांत वह बंगाल को भी जीतने में समर्थ हुआ। हर्षवर्धन के शासनकाल में इतिहास मगध में दो ताम्रपत्रों यानी राज तरंगड़ी और चीनी यात्री युआन स्वांग के विवरण और हर्ष एवं बाण भट्टचरित्र संस्कृत काव्य ग्रंथों से भी प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं तो उनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और राजवर्धन उसका बड़ा भाई और राजश्री उसकी छोटी बहन थी। हर्षवर्धन 606 में गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन की बहन राजश्री को विंध्यवाटी से उद्धार किया। यानेश्वर और कन्नौज राज्यों का भी एकीकरण किया। अगर हम आगे बात करते हैं तो हर्ष के समय में राष्ट्रीय आय का एक चौथाई भाग उच्च कोटि के राज्य कर्मचारियों को वेतन या उपहार के रूप में और एक चौथाई भाग धार्मिक कार्यों के खर्च हेतु, एक चौथाई भाग शिक्षा के कार्य के लिए एवं एक चौथाई भाग राजा स्वयं अपने खर्च के लिए प्रयोग करता था। राजस्व के स्रोत के रूप में तीन प्रकार के करों का वर्णन मिलता है: भाग, हिरण्य एवं बलि। भाग या भूमिकर पदार्थ के रूप में लिया जाता है। हिरण्य नकद के रूप में लिया जाने वाला कर था। इस समय भूमिकर कृषि उत्पादन का 1/6 वसूला जाता था। हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, महान सम्राट हर्षवर्धन ने लगभग आधी शताब्दी तक अर्थात 590 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक अपने राज्य का विस्तार किया। हर्षवर्धन ने पंजाब छोड़कर से समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया था। हर्ष ने लगभग 41 वर्ष शासन किया था। इन वर्षों में हर्ष ने अपने साम्राज्य का विस्तार जालंधर, पंजाब, कश्मीर, नेपाल एवं बल्लभुरी तक किया। इसने आर्यावर्त को भी अपने अधीन किया था। हर्ष के कुशल शासन में भारत तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा था। हर्ष के शासनकाल में भारत ने आर्थिक रूप से प्रगति की थी। आगे हम जानते हैं तो दोस्तों, माना जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन की सेना में 1 लाख से अधिक सैनिक थे। ये नहीं, सेना में 60,000 से अधिक हाथियों को रखा गया था। लेकिन हर्ष को बादामी के चालुक्यवंशी शासक पुलकेशिन तृतीय से पराजित होना पड़ा था। ऐहोल प्रशास्ति में इसका उल्लेख मिलता है। 6वीं एवं 8वीं ईस्वी के दौरान दक्षिण भारत में चालुक्य बड़े शक्तिशाली थे। हर्षवर्धन ने उसने धर्मशालाएँ बनवाई और अपने आदमियों को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए आदेश दिया कि इन धर्मशालाओं ने पूरे भारत में गरीबी और धार्मिक यात्रियों का आश्रय के रूप में सेवा दी थी। उन्होंने मोक्ष नामक एक धार्मिक सभा का भी आयोजन किया था। यह प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता था। हर्षवर्धन 643 ईस्वी में एक भव्य बौद्ध दीक्षांत समारोह के आयोजन के लिए भी प्रसिद्ध थे। यह दीक्षांत समारोह कन्नौज में आयोजित किया गया था और सैकड़ों तीर्थयात्रियों और 20 राजाओं ने भाग लिया था जो दूर दूर से आए थे। चीनी यात्री चुआंग ने इसे विशाल दीक्षांत समारोह में भाग लेने के अपने अनुभव के बारे में बताया। जुजान ने 21 दिन के धार्मिक उत्सव के बारे में भी लिखा जो कन्नौज में आयोजित किया गया था। वह धार्मिक उत्सव बुद्ध की एक आदमकद प्रतिमा का केंद्रित था जिसे शुद्ध सोने से बनाया गया था। जुआन जेंग के अनुसार हर्ष अपने अधीनस्थ राजाओं के साथ बुद्ध की आदमकद प्रतिमा के सामने दैनिक अनुष्ठान करते थे। यह भी स्पष्ट नहीं है कि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए या नहीं, लेकिन जुआंग ने अपने एक लेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि राजा हर्षवर्धन ने केवल बौद्ध भिक्षुओं के अनुकूल ही थे, बल्कि अन्य धार्मिक विकास के विद्वानों के साथ भी सम्मान रखते थे। इससे पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म में परिवर्तित नहीं हुआ होगा। आगे बात करते हैं तो 40 वर्षों से अधिक वर्षों तक उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन करने के बाद राजा हर्षवर्धन ने 1947 में पवित्र निवास के लिए रवाना हो चुके थे। चूँकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उनका साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में तेजी से ढह गया और बिखर गया। राजा हर्षवर्धन के निधन
ने शक्तिशाली वर्धन वंश का भी अंत को चिन्हित कर दिया था। थैंक्स फॉर शेयरिंग।